हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मैं हूँ नीरज बघेल आपके साथ, और आज की इस वीडियो में हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में पूरा बने रहिएगा। हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम उनको करने का प्रयास करेंगे। 2011 से 2024 तक के संपूर्ण प्रश्नों का हल हम इस सीरीज में लेके आ रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही हेल्प आपके एग्ज़ाम में मिलेगी। तो ये सीटेट एग्जामिनेशन का जो 8 फरवरी 2026 को आपका पेपर है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो अगर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है हमने आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक ज्वाइन कर दी है, उसमें टैग कर दी है। आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे का प्रोसीड करेंगे। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, प्राइमरी का, लेवल फर्स्ट का, उससे हमारा क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है महारत उन्मुख यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड जो बच्चे होते हैं, शिक्षार्थी, आमतौर पर सफलता का श्रेय किसको देते हैं और असफलता का श्रेय किसको देते हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं, योग्यता और अच्छी किस्मत, या कार्य कठिनाई को, या फिर योग्यता और कोशिश को, या फिर खराब किस्मत को। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, योग्यता और अच्छी किस्मत को या निम्न योग्यता के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है, योग्यता और कोशिश के लिए या फिर अपर्याप्त कोशिश के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो मास्टरी ओरिएंटेड जो बच्चे होते हैं वो अपना जो सफलता का श्रेय है वो योग्यता और कोशिश के लिए देते हैं, और असफलता का जो श्रेय होता है, असफलता को जो कहते हैं कि हम जो असफल हो गए वो किसकी वजह से, कि अपर्याप्त कोशिश के कारण। इसमें खराब किस्मत या अच्छी किस्मत तो सीडीपी में होती नहीं है ना। तो ये जो है ये कोई सवाल ही नहीं उठता है इसका, खराब किस्मत का या फिर अच्छी किस्मत का। भाई पढ़ेंगे तो पास होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एबिलिटी एंड एफर्ट, इनसफिशिएंट एफर्ट। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख मतलब प्रॉक्सी मॉडेस्टल प्रिंसिपल सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर 1 है, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है, या ऑप्शन नंबर 2 है, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, बच्चों को खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनके लिए। डेवलपमेंट इज द मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 2, identical twins living in different cultures can develop at different rates. Option number 3, children develop ability to grasp the wall before putting beads in threads. Option number 4, children develop ability to sit up before standing. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो समीप दूराभिमुख यानी कि सबसे पहले किस चीज की विकास में किस चीज का वो होता है, मतलब किस चीज को हम पहले देखते हैं बच्चे में। सबसे पहले ये देखते हैं बच्चों को धागे में मोती पिरोने से पहले बच्चा जो है गेंद को जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि बच्चे की जो बड़ी मांसपेशियां हैं वो
सबसे पहले काम करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद सूक्ष्म मांसपेशियां जो हैं, उसके बाद सूक्ष्म मांसपेशियां काम करना शुरू करती हैं। तो इसके अनुसार जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता का विकास करते हैं। ठीक है, ये देखिए एक्सप्लेनेशन मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये कोई बेसिक क्लास नहीं है। इसमें क्वेश्चन आंसर कोई हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही नहीं है। इस वीडियो के अनुसार आपको इस चीज़ का पता लगेगा कि हमने अपनी तैयारी कितने अच्छे से कर ली है और हम कहाँ पर जो हमारी तैयारी है वो छूट रही है, हम किस में और अच्छा करने की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि हमने किस स्तर तक हमने सीख लिया है और हमें क्या सीखना बाकी रह गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, किसके किसके लिए करते हैं स्वयं से बात? ऑप्शन नंबर एक दे रखा है विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए, और ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो तब, या फिर ऑप्शन नंबर 3 क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है। तो बाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से इसलिए बात करते हैं क्योंकि बच्चे विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए जो है वो अपने स्वयं से बात करते हैं। तो बाइगोस्की के अनुसार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। ठीक है, टू एड थ्रू एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू बाइगोस्की। ठीक है जी, उम्मीद है आपको जो है क्लास अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ ये है कि आपको इस चैनल से ज़रा सी भी हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किस में स्पष्ट होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार में, ऑप्शन नंबर 2 मस्तिष्क पक्षाघात यानी सेरेब्रल पैल्सी में, ऑप्शन नंबर 3 स्वलीन क्रम विकार में, या ऑप्शन नंबर 4 अधिगमात्मक विकलांगता में यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज में। तो इंग्लिश में पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, थोड़ी हमारी समझ विकसित हो जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें हिंदी में समझ में नहीं आते हैं, वो इंग्लिश में और जल्दी हम उनको समझ सकते हैं। चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन, मतलब सामाजिक संचार में चुनौतियां किस में स्पष्ट होती हैं? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल लग रहा है आपके लिए? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी या 2 ऑप्शन नंबर सेरेब्रल पाल्सी, ऑप्शन नंबर 3 ऑटिज्म, ऑटिज्म एक डिसऑर्डर होता है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर 4 लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वलीन क्रम विकार। ठीक है, सामाजिक संचार में बच्चा जो है इस चुनौती का सामना करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? ऑप्शंस दे रखे हैं किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 3 है एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना, या ऑप्शन नंबर 4 है एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करने देना।
तो अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की की थ्योरी के अनुसार ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल scaffolding a task down into a smaller step and providing support as needed. ऑप्शन नंबर वन, अब ऑप्शन नंबर यहाँ पर थोड़ा सा मिस स्पेल्ट हो गया है, खैर कोई बात नहीं। प्रोवाइडिंग ऑप्शन नंबर टू देखते हैं, प्रोवाइडिंग ए स्टूडेंट विद ए ग्रेड ऑफ देयर वर्क एज मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर थ्री है प्रोवाइडिंग ए स्टूडेंट विद ए रीडिंग असाइनमेंट एंड आस्किंग देम टू आंसर क्वेश्चंस, और ऑप्शन आइडेंटिटिकली। ऑप्शन नंबर चार है डेमोन्स्ट्रेटिंग ए स्किल टू ए स्टूडेंट एंड देन हैविंग देम मास्टर इन इट ऑन देयर ओन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना, ठीक है, और आवश्यकता अनुसार उसमें सहायता प्रदान करना। मतलब कहने का मतलब ये है, वाइगोस्की क्या कहते हैं कि हम बच्चे को जब कोई कोई इतना सारा काम है, बड़ा सा काम है, या हमने बड़ा सा टास्क दे दिया है, तो उस टास्क को छोटे छोटे टास्क में परिवर्तित कर दें। इसके अनुसार बच्चे जो है और जल्दी सीखते हैं, क्योंकि ये टास्क पूरा कर लेंगे, उसके बाद ये टास्क पूरा कर लेंगे, उसके बाद ये टास्क, फिर ये टास्क पूरा कर लेंगे, कुल मिला के हमारा जो है पूरा टास्क हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लेखन वैकल्य। कितना हार्ड हिंदी है ना। तो इसका जो जो डिस्ग्राफिया होता है, इसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, तो डिस्ग्राफिया से हम ज़्यादा पहचानते हैं इसको, डिस्ग्राफिया। ठीक है जी। तो डिस्ग्राफिया की विशेषता क्या है? बच्चा विलंबित गतिक कौशल यानी डिले मोटर स्किल्स है, या फिर लिखित कार्य में चुनौती यानी डिफिकल्टीज इन राइटिंग, या फिर पढ़ने के प्रवाह में कमी यानी लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, या फिर ऑप्शन नंबर चार दोहरावदार व्यवहार, ऑप्शन नंबर फोर रिपीटेटिव बिहेवियरल पैटर्न्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लेखन वैकल्य। साफ साफ स्पष्ट क्वेश्चन से ही लग रहा है, लिखित कार्य में चुनौती, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर दो डिफिकल्टीज इन राइटिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 7th नंबर क्वेश्चन है अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट टू बिकम गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, टीचर क्या है? एक समाधान करता है। ए टीचर शुड एम्फसाइज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ, ऑप्शन नंबर ए फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन एंड कंफर्म्स एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड प्री कंसेप्शंस, यानी ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। देखिए पूर्वाग्रह जो है नेगेटिव वर्ड है, इसको तो ये आंसर इसका होगा नहीं डेफिनेटली। ठीक है जी, किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी है, यानी ऑप्शन नंबर दो अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स इन ए पर्टिकुलर फिक्स्ड फैशन, या समस्या को विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। क्या ये ऑप्शन राइट हो सकता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर तीन है बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना, हो सकता है। ऑप्शन नंबर चार है समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। मुझे तो नहीं लगता कि ये ऑप्शन होगा सही। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वही वाइगोस्की वाला ही है कि बड़ी समस्या को छोटी छोटी समस्याओं में तोड़ दो, जटिल समस्या को छोटी छोटी उनमें प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित कर दो, तो जो है बच्चा जल्दी एक अच्छे से सीख लेगा। तो एक अच्छे समाधानकर्ता के रूप में ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा, ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हो गया ऑप्शन नंबर तीन 7th नंबर का राइट आंसर। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है अभिकथन, एक कथन दे रखा है और उसका एक कारण दे रखा है, यानी एक असर्शन दे रखा है, उसके बाद एक रीजन दे रखा है। असर्शन पढ़ेंगे यानी अभिकथन पढ़ेंगे। एक समावेशी कक्षा में, समावेशी मतलब जिस कक्षा में एक समावेश के द्वारा शिक्षा मुहैया कराई जाती है, शिक्षा दी जाती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा मतलब जिसमें हर एक लेवल का बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो थोड़ा सा जिसमें बुद्धि लब्धि कम है, अधिक है, या फिर जो शारीरिक स्पेशल जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, और जो बिल्कुल अच्छे जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा को एक स्थान पर बैठकर जो पढ़ाई दी जाए, शिक्षा दी जाए, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बहुसंवेदी सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। कथन दे रखा है समावेशी कक्षाओं को पाठ्य चर्चा सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो देखिए, जहां पर मानकीकरण वर्ड आ जाता है ना, तो ये नेगेटिव वर्ड में डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन जो कारण दे रखा है वो गलत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कारण यहां पर गलत है। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए के है, यानी ए सही है, यानी कथन सही है, और आर गलत है। चलिए देखते हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है ए और आर दोनों सही हैं और ए और आर की सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, जब मानकीकरण या फिर जैसे शब्द आ जाएं, स्टैंडर्डाइजेशन के सब जैसे शब्द आ जाएं, तो उनको नेगेटिव वर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, तो एक समावेशी कक्षाओं में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंवेदी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि करना ही चाहिए, है नहीं है। इनसे जो है बच्चा, अलग अलग लेवल के जो बच्चे हैं उनको सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, लेकिन मानकीकरण, उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर देना, ये गलत है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, सही है, एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी ए कथन सही है, लेकिन आर जो है इसका रीजन है वो गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर, सॉरी माफ कीजिएगा, 9th नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। रचनावादी दृष्टिकोण यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज क्या है निम्न में से? व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। निष्क्रिय रूप से क्या प्रभावित होते हैं? तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। और ऑप्शन इसका तीसरा है, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है, सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। कुछ हमारे ये जो है कोरी स्लेट और संघों, इस तरह से जो है हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है बात, तो इसमें इसको इंग्लिश में पढ़ के देख ले रहे हैं। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज, मतलब रचनावादी दृष्टिकोण से, इंडिविजुअल आर पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल इवेंट्स। ठीक है जी। या फिर ऑप्शन नंबर बी, देखिए एक्टिवली इन्फ्लुएंस्ड होता है जो सीखने वाला व्यक्ति विशेष जो होता है, तो पर्यावरण जो है एक्टिव, सक्रिय रूप से सीखता है ना वहां पे, तो निष्क्रिय तो है नहीं ना। पर्यावरण तो सक्रिय, देखो अभी हमें ठंड लग रही है, तो ठंड का मतलब पर्यावरणीय घटनाएं हैं, तो सक्रिय रूप से प्रभावित करती हैं। ठीक है, निष्क्रिय रूप से नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर बी है, इंडिविजुअल्स आर कंडीशनड टू लर्न न्यू बिहेवियर, मतलब व्यवहार सीखने की अनुकूलित किया जा सकता है, किया जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। या ऑप्शन नंबर 3 है, लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग।
ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो है हमें सही लग रहा है। लर्निंग इज सिंपली राइटिंग एसोसिएशन ऑन द ब्लैंक स्लेट और आवर ब्रेन। मतलब कि सीखना जो है बस हमारे दिमाग में जो कोरी स्लेट है उस पर लिख देना है, खाली उसमें ब्लैंक में साइड में लिख देना है। तो ये हमारा मतलब सिंपली लिख देना नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। यानी लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन दे रखा है, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। ठीक, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, ये कारण है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन 2 दे रखा है, ए और आर दोनों गलत हैं, या फिर ऑप्शन 3 दे रखा है, ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा सा। इफेक्टिव टीचर्स familiarized themselves with daily lives and socio-culture background of learners। assertion हो गया, इसका रीजन देखते हैं। लर्निंग टेक्स प्लेस इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कि ऑब्वियसली बात है कि बच्चे जो है सीखना एक सामाजिक संदर्भ है। लर्निंग टेक्स प्लेस इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। बच्चा सामाजिक संदर्भ में आके समाज से जुड़ के तो सीखता है, और प्रभावी शिक्षक जो वो होता है जो शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से जोड़कर सिखाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है जी, बढ़ते हैं 11वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ। 11वां नंबर क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं, जानकारी को रटना, जहां पर रटने जैसा शब्द आ जाए वहां पर हमें लगता है कि ये नेगेटिव वर्ड है, इससे हमें दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन यहां पर दे रखा है, मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरली नॉट अबाउट, ठीक है, के बारे में नहीं है। ऑप्शन 2 दे रखा है, अवधारणाओं को समझना, या ऑप्शन 3 दे रखा है, ज्ञान का निर्माण करना, और ऑप्शन 4 दे रखा है, कौशलों का विकास करना। देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम में अवधारणाओं को समझा जाता है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, ज्ञान का निर्माण किया जाता है अर्थपूर्ण अधिगम में, मीनिंगफुल लर्निंग में। और चौथा है डेवलपिंग स्किल्स, कौशलों का विकास किया जाता है, लेकिन जानकारी को रटना नहीं होता है। ठीक, तो मेरे अनुसार या फिर इस क्वेश्चंस के अनुसार जो ऑप्शन नंबर 1 है, जानकारी को रटना, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये नेगेटिव वर्ड है तो यही हमसे पूछा है। ठीक है, तो मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी को रटना नहीं है, समझना है। ठीक है जी, बढ़ते हैं 13th नंबर क्वेश्चन की तरफ, 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12th नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन ए दे रखा है, इसमें भी कथन दे रखा है, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वह लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य को देना चाहिए। इसका कथन दे रखा है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। यानी कथन देखो, कथन इसमें यह दे रखा है कि शिक्षिका कहती है कि बच्चों को जो है खेलों में भाग लेने के लिए कहा जाए, और लड़कियों को कला के लिए कहा जाए कि भैया आप जो है आर्ट में अच्छे हो, और ये बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं खेल में अच्छे होते हैं। तो
हमें जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं बनना है शिक्षक को। तो जो ए और आर है, कारण जो है वो बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा वो ए और आर दोनों हो जाएगा, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि जो लड़कियां जो है खेल में आगे नहीं बढ़ सकती, या लड़के जो है कला में आगे नहीं बढ़ सकते, जिसकी जैसी रुचि है वो आगे वैसा कर सकता है। ठीक है, तो जेंडर स्टीरियोटाइप हमें नहीं होना है। हमें बच्चों के साथ न्यूट्रल व्यवहार करना है कि ये लड़का है ये लड़की है, इसमें फर्क ना रखकर एक शिक्षक को शिक्षा देनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो असर्शन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। असर्शन टीचर शुड एनकरेज बॉयज और ऑफ हर क्लास टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स वाइल असाइनिंग आर्ट डेकोरेशन टू गर्ल। रीजन है चिल्ड्रन एक्वायर्स जेंडर रोल primarily because of the underlying biological differences. Choose the correct options. Correct option जो है, जो right answer है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, both A and R false। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। काइनेस्थेटिक लर्नर्स यानी गति संवेदी शिक्षार्थी लर्नर्स प्रिफर टू लर्न थ्रू। गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से, किसके माध्यम से सीखना पसंद करते हैं? देखने से, छूने से, करने और चलने फिरने से, या सुनने से? ऑप्शंस दे रखे हैं इंग्लिश में, सीइंग, टचिंग, डूइंग एंड मूविंग, या लिसनिंग। तो गति संवेदी शिक्षार्थी जो होता है वो किसके द्वारा सीखना पसंद करते हैं? जो शिक्षार्थी है वो किसके द्वारा सीखना पसंद करेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, करने और चलने फिरने से। भाई हम करके देखेंगे किसी चीज को तो जल्दी सीखेंगे, लेकिन हम सिर्फ देखने से कि ये काम कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है तो हम जल्दी नहीं सीख सकते। लेकिन और छूने से भी जल्दी, भैया छू के क्या हम उसको पता कर लेंगे, सीख लेंगे? या फिर जल्दी से नहीं सीख सकते ना, और सुनने से भी नहीं सीख सकते। लेकिन करने से और साथ में उसको जी के, मूविंग, उसको जी के या चलने फिरने के माध्यम से हम बच्चा जो है जल्दी सीखता है। ठीक है, बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक में कौन सी बुद्धि होती है का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि के कारण बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी? अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, वाइल ए साइंटिस्ट वुड एग्जिबिट high dash intelligence, a sculptor would have high question mark intelligence। ऑप्शन एक दे रखा है नेचुरलिस्टिक स्पेक्चुअल, ऑप्शन बी दे रखा है ट्रांसडिक्टिव स्पेक्टियल, ऑप्शन 3 दे रखा है यानी 3 दे रखा है लॉजिकल मैथमेटिकल, या फिर बॉडीली काइनेस्थिक। ऑप्शन नंबर 4 है स्पेक्ट्रियल बॉडीली काइनेस्थेटिक। और इसका जो हिंदी में देख लेते हैं, प्रकृतिवादी स्थानिक, या फिर ट्रांसडिक्टिव स्थानिक। ऑप्शन 3 दे रखा है तार्किक गणितीय या गति संवेदी, ऑप्शन 4 स्थानिक गति संवेदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो वैज्ञानिक है वो तार्किक गणितीय बुद्धि रखता है, और जो स्कल्प्टर है वो गति संवेदी बुद्धि रखता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15th नंबर क्वेश्चन है, इंक्लूजन नीड टू बी प्रोमोटेड थ्रू। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो फ्लेक्सिबल कैरिकुलम, लचीला पाठ्यक्रम,
ऑप्शन जो है यहाँ पर दे रखा है कि क्या क्या आवश्यक होगा। 1 नंबर दे रखा है और बी नंबर है कॉर्पोरेटिव लर्निंग, 3 नंबर है सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग, 4 नंबर है एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग। लचीला पाठ्यक्रम समावेशन में क्या काम आता है? जी बिल्कुल आ सकता है, समावेशन में काम आता है। तो जहां पर 2 नंबर 1 नंबर ऑप्शन में नहीं है वो हम काट देंगे, ठीक है जी। तो एक हमारा डिडक्ट हो गया ऑप्शन, ठीक। अच्छा हम वो देखेंगे क्या संयुगात्मक अधिगम सहायता करता है समावेशन में? जी बिल्कुल करता है समावेशन में, तो हमारा बी भी हो जाएगा। अच्छा पृथक्करण और नामीकरण कि बच्चा देखो समावेशी क्लास में पृथक्करण का की कोई जगह नहीं होती, हम पृथक्करण नहीं कर सकते, हमें समावेशी रूप से करना है। अच्छा नामकरण नहीं कर सकते, नामीकरण नहीं कर सकते, लेबलिंग नहीं कर सकते कि नहीं ये बच्चा पढ़ने में होशियार है तो उसको होशियार का टैग दे दिया, और ये पढ़ने में कमजोर है तो उसको कमजोर का टैग दे दिया। तो नामीकरण नहीं किया जा सकता बच्चे का, ठीक है। तो 3 नंबर जिसमें है वो काट दो, हम काट देंगे, ठीक है। अब बचा पहला बचा, दूसरा बचा और चौथा बचा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन हम 15th नंबर क्वेश्चन तक ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जो है मुझे बताइए, मैं आगे और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि क्लास अच्छी है, इससे हमारे जो है क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये बेसिकली कोई थ्योरी की क्लास नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर की प्रीवियस ईयर की क्लास है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगली वीडियो मैं लाऊं और क्वेश्चन को इंक्रीज करूं इस पर्टिकुलर वीडियो में तो मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपनी तैयारी करते रहिए और आप जो है सफलता निश्चित ही प्राप्त करेंगे। जय हिंद।